स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अध्याय एक जो हमारा है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बारे में हम देखेंगे और इस क्लास में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो है थ्योरी के साथ हमारा चल रहा है आंकिक प्रश्न वाला, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला को भी आप देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली परिभाषा हमारी है कि स्थिर विद्युत्की क्या होती है। स्थिर विद्युत्की किसे कहते हैं? तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, स्थिर विद्युत की है, इसका मतलब स्थिर आवेशों के गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत की, ठीक है। आगे क्या हमारा है कि धारा विद्युत की क्या होती है? तो देखिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कहलाती है। तो बात समझिएगा पहले, अगर स्थिर विद्युत की आपसे पूछे तो इसमें जो हमारा आवेश होता है, आवेश किस अवस्था में रहेगा हमारा प्यारे बच्चों? स्थिर अवस्था में रहेगा। और अगर धारा विद्युत पूछेगा या गतिज विद्युत पूछेगा तो उसमें क्या होगा, आवेश हमारा गतिमान आवेश रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो कहता है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इसका क्या करता है, अनुभव करता है। यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने क्या किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आवेश आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। तो एक किसने बताया था दो प्रकार का होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि हमारा आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं धनावेश कब आता है। देखिए, कोई भी परमाणु अगर है, वो कोई भी मान लेते हैं हमारा परमाणु, यहाँ पे समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक परमाणु है, ठीक है। परमाणु की बात करें तो परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है? यहाँ पे नाभिक होता है। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर जो है चक्कर लगाते हैं और बल्कि जो अंदर होते हैं आपके, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकल जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी जब होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है प्यारे बच्चों, कमी जब होती है, तो कौन सा आवेश होता है हमारा, धनावेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी वस्तु में कम हो जाएंगे तो कौन सा आवेश हो जाएगा आपका, धनावेश हो जाएगा। और ऋणावेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता मतलब वृद्धि हो जाती है। यानी धनावेश कब होगा कि जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा धनावेश। और जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो हमारा हो जाता है ऋणावेश।
इतनी बात को फिर से समझते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, एक आपका धनावेश होता है, दूसरा आपका ऋणावेश होता है। धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि आवेशन की प्रक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये बात का मतलब ये है, आवेशन का मतलब हमारा हो गया चार्जिंग। क्या हो गया प्यारे बच्चों, चार्जिंग। जब भी हम कभी किसी चीज को चार्ज करेंगे या आवेशित करेंगे तो हमेशा किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो वस्तु है, मान लेते हैं एक वस्तु हमारी ए है, एक वस्तु हमारी बी है, तो अगर हम चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। मतलब इस, अगर इसकी हम बात करें, मान लो वस्तु ए में तीन आपके पाए जाएंगे, एक पाया जाए इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो इसमें भी आपके क्या रहेंगे, बी में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। तो अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं, आवेशन कर रहे हैं, तो आवेशन की प्रक्रिया में हमेशा कौन आपका भाग लेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ए से बी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आवेशन की प्रक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब ये है, द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, अगर उसका द्रव्यमान है ही नहीं, माने मास जीरो है, तो आवेश जीरो हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है। यानी अगर किसी में, किसी भी वस्तु में आवेश है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आवेश विहीन द्रव्यमान संभव है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई मास का है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, तो उस पे चार्ज नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं एक बार फिर से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, हमने क्या माना कि पहला कह रहा है द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें आवेश है, इसमें आवेश है, या तो पॉजिटिव आवेश है या तो निगेटिव आवेश है, तो कहने का मतलब इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। लेकिन अगर मान लें किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसका आवेश जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वही बात कह रहा है कि द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है। यानी ऐसा आवेश संभव नहीं है जिसमें द्रव्यमान ना हो, लेकिन आवेश विहीन द्रव्यमान संभव है। यानी द्रव्यमान आवेश विहीन हो सकता है, माने कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है तो उसमें आवेश नहीं हो सकता है। अतः आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है। आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान हमारा परिवर्तित होता है। इसको फिर से हम इस बात को समझते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं हमने कि माना हमारे पास क्या है, एक उदासीन हमारे पास एक उदासीन वस्तु है। क्या है, उदासीन वस्तु है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। मानते हैं कि इस वस्तु पे कौन सा आवेश हो गया, आपका धनावेश उत्पन्न हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो उस पे कौन सा आवेश हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का अपना वजन होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, एमई कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसका क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है। आप बताइए अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे द्रव्यमान का मान क्या हो गया, कम हो गया। द्रव्यमान का मान क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया। अगर आपको सिंपली वे में इस बात को समझना हो तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली बात है। इसमें आप बस यही समझिएगा कि
आवेश आपके दो होते हैं, कौन कौन से? एक धनावेश होता है और एक आपका ऋणावेश होता है। धनावेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और आपका ऋणावेश कब होगा? जब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन में कमी होने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में कमी होने के कारण क्या होगा कि उसका मास भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से क्या हो जाएगा? उसका मास बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझना है कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, साथ में उसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है। और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और उसका मास भी बढ़ जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू में वजन किसका सबसे ज्यादा होगा, तो आप इस बात को समझिएगा कि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ऋणावेश का जो द्रव्यमान होगा ज्यादा होगा। बहुत बार ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं कि प्लस क्यू का जो मान होगा उसका यम जो है कम होगा, पॉजिटिव का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा, किसकी अपेक्षा? निगेटिव की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे हमारा क्या है कि विद्युत आवेश का मात्रक बताइए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है? तो इसका एसआई मात्रक देखेंगे तो आपको पता होगा कि इसका एसआई या एमकेएस मात्रक क्या होता है? आपका कूलाम होता है। क्या होता है आपका? कूलाम होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और ये कौन सी राशि आपकी होती है? तो आपकी ये राशि जो होती है, राशि आपकी होती है अदिश राशि। कौन सी राशि होती है आपकी? अदिश राशि होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है? सही गुलाम होता है। राशि कौन सी होती है? अदिश होती है। और एक बात ये जानिए कि आवेश को किससे दिखाते हैं? तो स्मॉल क्यू से या कहीं कहीं कैपिटल क्यू से इसको क्या करते हैं हम? प्रदर्शित करते हैं। एक मात्रक इसका और होता है। इसका एक मात्रक यहाँ से होता है कि आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ा होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्यू बाई टी। अगर यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा I इंटू टी। I मतलब क्या हो जाएगा? I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। इंटू टी, टी मतलब टाइम, टाइम का मात्रक क्या आपका हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो यानी आपका कह सकते हैं कि एसआई में एसआई मात्रक जो इसका होता है, एक आपका कुलाम हो गया, एक आपका क्या हो गया? कुलाम हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसकी हम बीमा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बीमा देख लेते हैं। तो बीमा कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकलेगा कि Q की बीमा बराबर, Q की बीमा बराबर, इसी सूत्र से निकाल रहे हैं, Q बराबर आई टी से। Q की बीमा बराबर आई की बीमा इंटू टी की बीमा। तो आई की बीमा क्या होती है? आई की बीमा एम्पियर की बीमा ए होती है। और टी मतलब टाइम है, तो टाइम की बीमा क्या हो जाती है? टी हो जाती है। ए इंटू टी कर देंगे तो हमारा बीमा क्या आ जाएगा? ए टी आ जाएगा। ये हमारी होती है आवेश की बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है? ए टी होती है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड होता है। और इसकी जो बीमा होती है कितनी होती है? 80 होती है। और राशि कौन सी है? ये राशि आपकी कौन सी है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इसके सीजीएस मात्रक की कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक आपका एक होता है, एक आपका सीजीएस मात्रक होता है ई एस यू। ई एस यू, ई एस यू का पूरा नाम होता है, ई मतलब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, यस मतलब स्टैटिक, इलेक्ट्रो स्टैटिक, और यू का मतलब हो जाएगा यूनिट। तो इसका एक मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है। इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अस्थैत कुलाम। क्या बोलते हैं इसी को? अस्थैत कुलाम, इसी को हम बोलते हैं अस्थैत कुलाम, इसी को बोलते हैं। और इसी का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या इसे बोलते हैं हम लोग? इसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सीजीएस मात्रक होता है इसका होता है ESU। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? तो एक कूलाम में 3 गुणे 10 की पावर 9 अस्थैत कूलाम मतलब ESU आपके होते हैं। एक कूलाम में 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU होते हैं।
तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो एक कूलाम में 3 गुणे 10 की पावर 9 ईएसयू होते हैं, ठीक है। और इसी में एक मिलता जुलता मात्रक होता है ईएमयू। ईएमयू ये भी सीरियस मात्रक है। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो यम का मतलब मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितने होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। कितने कूलाम होते हैं प्यारे बच्चों, 10 कूलाम होते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है। और आपसे कोई पूछे कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक आपका एक होता है ईएसयू और दूसरा क्या होता है, ईएमयू होता है, ठीक है। ईएसयू और ईएमयू होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम अस्थैत कूलाम या फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। और एक कूलाम में जो होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 ईएसयू होता है। और ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एक्सपेरिमेंटल मात्रक क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल मात्रक आप ये हो सकता है कि आपका, आप इसमें जानिएगा फैराडे। एक फैराडे, देखो फैरेड और फैराडे में अंतर है। एक आपका होता है फैरेड, मतलब ये धारिता का मात्रक होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो एक फैराडे बराबर क्या होता है कि एक फैराडे ये होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो क्या होता है, आवेश होता है, उसे ही हम बोलते हैं एक फैराडे। आपको पता होगा कि 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। तो हम इतना लेते 6 गुणे 10 की पावर 23 ले लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 छक्का कितना हमारा हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 0.23 भी यहाँ पे रहता है। तो आप इतना मान चलिए कि समथिंग हमारा जो है कितना आ जाता है, 96,500, 96,500 कूलाम आता है। तो एक फैराडे बराबर जो होता है हमारा 96,500 कूलाम होता है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि एक फैराडे में जो होता है 96,500 कूलाम आवेश होता है। ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल मात्रक होता है। तो इतनी चीजों के बाद आपको समझ में आया होगा कि जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बिग मात्रक। अगर बात करें सबसे बड़ा मात्रक जो होता है हमारा, क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है हमारा, फैराडे होता है। और सबसे स्मॉल मात्रक की बात करें तो सबसे हमारा स्मॉल कौन होता है, ई एस यू होता है। क्या होता है, ई एस यू होता है, जो कि सबसे स्मॉल मात्रक हमारा होता है। ई एस यू माने फ्रैंकलिन मात्रक, ई एस यू, ठीक है। सबसे हमारा छोटा मात्रक होता है और ये हमारा जो होता है सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप जानिएगा कि हम जो है यहाँ पे आप लोगों को पूरी फिजिक्स जो है पढ़ा देंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल साथ में डेरिवेशन के साथ भी, ठीक है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।